मगर अब महसूस करके देखिए उस औरत की खुददारी। ललिता माँ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जवाब भिजवाया, मेरे पति ने जिंदगी भर खुददारी की एक रोटी खाई है, हम 1 जून की रोटी खाएंगे। जरा ध्यान कैलेंडर की ओर लगाइए, तारीख दर्ज है 10 सितंबर बरस 1966। शाम के करीब 7 बज रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री के आवास पर लगा हुआ टेलीफोन घनघनाता है। शास्त्री जी की बिटिया टेलीफोन उठाती है तो लाइन के उस पार से खुद शास्त्री जी की आवाज आती है, जो उन दिनों भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता के सिलसिले में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हुए थे। शास्त्री जी बिटिया से कहते हैं, बेटा जरा माँ को फोन देना। बिटिया रिसीवर लेकर माँ के पास जाती है तो ललिता माँ फोन झड़कते हुए कहती है, देश को धोखा देने वाले आदमी से मुझे कोई बात नहीं करनी है, हटा दो फोन, कह दो अपने पिताजी से आज माँ बात नहीं करेगी। अब शास्त्री जी लग गए बेटी के जरिए पत्नी को मनाने में। आखिरकार एक लंबी मान मुनव्वत के बाद ललिता माँ रिसीवर उठाने को राजी हुई और रिसीवर उठाते ही कड़क अंदाज में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को डपटते हुए बोली, देश के जवानों की शहादत का अपमान करते हुए शर्म नहीं आई आपको? देश के सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जिन पर्वतों पर तिरंगा फहराया था, उन पर्वतों को अपनी कलम की स्याही से दुश्मन के हाथों में सौंपते शर्म नहीं आई आपको? दर्रा हाजी पीर देने में एक भी बार नहीं सोचा आपने, यूं सौंप दिया, जाइए बात नहीं करनी है हमें आपसे। ये छोटी सी कहानी जानते हैं क्यों सुनाई हमने आपको? इसलिए सुनाई क्योंकि अक्सर हम पुरुष प्रधान समाज के शिकार लोग महापुरुषों की गाथाओं को गाते गाते, उनकी तपस्या का बखान करते करते उस तपस्या को अपने त्याग से पल्लवित करने वाली शक्तिभूता जीवन संगिनियों हमारी माओं का बखान करने से चूक जाते हैं। हाँ, हमने कहा बापू को राष्ट्रपिता, मगर बाका क्या बाके जीवन की तपस्या एक शब्द भी नहीं मांगती है आपसे? मगर यह पुरुष प्रधान समाज का दंश है जो हम झेल रहे हैं। और आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसी ही कहानी है जिस कहानी में शास्त्री तो महानता के चरमोत्कर्ष शिखर पर बैठे हुए नजर आएंगे ही, मगर हमारी मां ललिता का त्याग भी आपके आंखों के सब्र का बांध तोड़ देगा। दरअसल ये वाकया तब घटा था जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने लगे थे। नेहरू के बाद शास्त्री की हनक समूचे तंत्र में सुनाई देती थी। शास्त्री पूरे देश में दूसरे सबसे बड़े ताकतवर सियासी किरदार के तौर पर जाने जा रहे थे। एक ऐसी ही शाम शास्त्री जब अपने घर पर लौटे तो उनके बेटे ने उनको उलाहना देते हुए कहा, पिताजी हमारे पास एक कार तक नहीं है। मेरे क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का है, उसके पिता की परचून की दुकान है, वो रोज गाड़ी से स्कूल आता है और मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। क्लास के बच्चे कहते हैं, तुम्हारे पिता तो इतने ताकतवर आदमी हैं, फिर भी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, एक कार ले लो ना पापा। यूं तो शास्त्री को खुद सुख सुविधाओं का कोई शौक नहीं था, मगर बेटे का ऐसा उलाहना सुन पिता का दिल पिघल गया। शास्त्री ने अपने सहायक को बुलाया और कहा, जरा खाते में देखो कितने रुपए हैं। चंद मिनटों के बाद शास्त्री जी का सहायक शास्त्री जी के पास आया और बोला, साहब कुल 7,000 रुपया है। 7। देश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शख्स के खाते में महज 7,000 रुपए हैं। 7,000 रुपए। और उस दौर में गाड़ी जानते हैं कितने की आती थी? एक अच्छी खासी फिएट कार की कीमत हुआ करती थी 12,000 रुपए, सिर्फ 12,000 रुपए। मगर महज 12,000 रुपयों की गाड़ी खरीदने की हैसियत भी देश के दूसरे सबसे ताकतवर सियासी किरदार के पास नहीं थी। यह गवाही थी शास्त्री के महानता के उस शिखर की, जिस शिखर की ओर देखने का साहस भी आज की सियासत करती है तो औंधे मुंह गिरती हुई नजर आती है। सामने खड़े हुए शास्त्री के बेटे ने पिताजी के इस प्रसंग को देखा तो पिताजी से बोला, कोई बात नहीं पापा, गाड़ी नहीं रहेगी तो क्या हुआ, हम पैदल स्कूल जाएंगे। मगर अब शास्त्री ठान चुके थे बेटे की इस ख्वाहिश को तो पूरा करना ही करना है। शास्त्री ने अपने सहायक से कहा, बैंक में पता करो ऋण कितने में मिलता है। सोच कर देखिए, देश का दूसरा सबसे ताकतवर सियासी किरदार बैंक से 5,000 रुपयों का लोन लेता है। 5,000 रुपयों, और अपने खाते में जमा की हुई जिंदगी भर की रकम कुल 7,000 रुपए को निकाल 5,000 रुपए के ऋण से जोड़ 12,000 रुपए की फिएट गाड़ी लेकर अपने बेटे को देता है और कहता है, बेटा अब तुम इसी गाड़ी में स्कूल जाना। जानते हैं इस गाड़ी का लोन चुकाते चुकाते शास्त्री जी की समूची जिंदगी गुजर गई। जिंदगी थी ही कितनी, चंद बरस,
ताशकंद के होटल के उसी कमरे में शास्त्री जी की हुई असामयिक मृत्यु होने तलक कार का लोन चुकता नहीं हुआ था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक संकट आ गया, क्योंकि शास्त्री ने कभी पैसा नहीं कमाया था अपनी नस्लों के लिए। घर में शास्त्री के बेटों के विद्यालय जाने पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे थे। विपन्न आर्थिक परिस्थितियां थीं घर में। ऐसे में एक कार का लोन कैसे चुका सकता था शास्त्री का परिवार? देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री को प्रस्ताव भिजवाया, आप चिंता ना करें, इस गाड़ी का लोन सरकार भर देगी। मगर अब महसूस करके देखिए उस औरत की खुददारी। ललिता माँ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जवाब भिजवाया, मेरे पति ने जिंदगी भर खुददारी की एक रोटी खाई है, हम 1 जून की रोटी खाएंगे मगर इस गाड़ी का ऋण खुद चुकाएंगे। अपनी छोटी सी विधवा पेंशन और इन थोड़े मोड़े काम काजों से जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से घर बार चलाना, अपने बेटों को पढ़ाना और उस गाड़ी का ऋण चुकाना ललिता शास्त्री ने कभी भूला नहीं। आने वाले 4 वर्षों में छोटी छोटी किस्तों से शास्त्री जी की उस गाड़ी का लोन चुकाया। वो गाड़ी आज भी लाल बहादुर शास्त्री के संग्रहालय में रखी हुई है। आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।